12 अप्रैल को सरकार ने आपके कार्यक्रम को नहीं होने दिया। राजकुमार चौहान हत्याकांड में सीबीआई की जांच की मांग और प्रबल, और यह समाज अपने पार्टी और अपने नेतृत्व और अपने कायद के साथ खड़ा होकर आगामी 2027 के विधानसभा के चुनाव में अपने हक, सम्मान, अधिकार से जुड़े हुए सारे मामले को अपने हाथ में लेकर के खुद लड़ने का काम करे। उस आवाज को दबाने के लिए, उस तरफ बढ़ रहे समाज को रोकने के लिए 12 अप्रैल के कार्यक्रम को प्रशासन के दम पर परमिशन के बावजूद भी रद्द किया गया, जो संविधान का उल्लंघन, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक। तो उनके रोक लेने से या पुलिस के दम पर जनवादी पार्टी के कार्यक्रम को नहीं होने दिया गया, तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। 10% लोगों को हमने बताया, आप सब लोगों ने मिलकर के बताया, और इन्होंने कार्यक्रम नहीं होने दिया तो 10% और लोगों को उन्होंने खुदे बता दिया, और समाज के अंदर खुद मुख्तारी को अब पैदा होने से रोक नहीं सकते। और हम लोगों ने पहले ही तय किया, और जनवादी पार्टी अब उस दिशा में काम कर रहे हैं कि हर हाल में आने वाले 2027 के चुनाव में 250 सीटों पे जनवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। साथियों, कभी आपने सोचा कि आज हम लोग की कार्यकर्ता बैठक थी ना, मिलन मैरिज हॉल में बैठक थी, आज का कार्यक्रम भी प्रशासन ने नहीं होने, और मैरिज हॉल वाले व्यक्ति को डरा करके उसे कहा गया कि पॉलिटिकल कार्यक्रम कराने का क्या तुम्हारे पास एनओसी है? क्योंकि उसका अपना व्यवसायिक प्रतिष्ठान है। पुलिस वालों ने डरा दिया, धमका दिया, तो फिर उस कार्यक्रम उस मैरिज हॉल में कार्यक्रम नहीं होता। आपके छोटे छोटे बैठकों पर भी सरकार की नजर है, प्रशासन की इस गोरखपुर मंडल में नजर है कि आपकी वो कार्यकर्ता बैठक भी नहीं होने दे रहे। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आप राजनीति के कितने महत्वपूर्ण भूमिका में आप खड़े हैं। हमारी समाज खुद नहीं समझ पाता है कि वो कितना ताकतवर है राजनीति, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है भारतीय और उत्तर प्रदेश की सियासत में सरकार निर्धारण करने में। लेकिन जो लोग सरकार बनाए हैं उन्हें आपकी ताकत पता है, उन्हें आपके वोट बैंक के बारे में पता है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि आप इकट्ठा होइए, आप अपने दल और अपने पार्टी को बदलिए। लेकिन साथियों, आप सब लोगों ने देखा हो कि बीज जमीन में गिरा हो, उसके ऊपर पत्थर भी पड़ा, लेकिन बरसात जब होती है और नमी जब उसको मिलती है तो पौधे को उगना होता है, तो पत्थर पे चीर करके भी उग जाता है कि नहीं उग जाता है? दीवार पर भी वो पौधा पेड़ बन जाता है। तो इस समाज को अब उसी आत्मशक्ति और उसी ताकत से खड़े होने हैं। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा उस पर ये खत्म नहीं करेंगे, तो क्या ये हमारे आजमगढ़ में भी करने नहीं देंगे? और आजमगढ़ में भी नहीं करने देंगे तो फिर तो मान लिया जाएगा चौहानों को कि इस देश में लोकतंत्र नहीं, और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कतई नहीं चाहती है इस समाज से कोई नेता पैदा हो, इस समाज की कोई राजनीतिक पार्टी। तो 17 मई को हम लोगों ने कार्य रखा है गोरखपुर में जनवादी संगठन महारैली, आजमगढ़, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और उसकी तैयारी गोरखपुर के लोगों को भी करना है।
इस पूर्वांचल में 3 जिले जो पूर्वांचल की राजनीति तय करते हैं। एक गोरखपुर है, दूसरा आजमगढ़ है और तीसरा बनारस है। और तीनों जिलों में 10-10 विधानसभाएं हैं। मतलब सबसे बड़े जिले भी इस पूर्वांचल के यही है। तो सरकार ने तो 12 अप्रैल को अपना काम कर दिया, अब हमारे समाज को भी अपने काम में लग जाना है। तो गोरखपुर मंडल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ना है। तो जब हम लोग का संगठन रहेगा तभी तो चुनाव लड़ेंगे, भाई बिना संगठन का तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। तो अभी जो संगठन का स्वरूप बनाया गया है उस तरफ संगठन को आगे ले जाने के लिए, संगठन को बनाने के लिए आज के कार्यक्रम को हम लोगों ने रखा था। और इस कार्यक्रम को फेल करने के लिए पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था लगी। जहां हमारा कार्यक्रम का ब्यूरो था वो कार्यक्रम भी वहां पर नहीं होने, तो वहां भी 4 पुलिस बैठी है, मैंने ज्यादा लोगों ने बिठा दिया ताकि अगर कोई जाए भी तो पुलिस बता सके कि आज का कार्यक्रम नहीं है। लोग बता रहे हैं सर कि कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। ऐसे ही बता रहे हैं। इसी काम के लिए पुलिस को लगाया गया है। लेकिन यहाँ हमारे समाज के व्यक्ति का घर है तो क्या हम लोग अपने घर में बैठ करके कार्यक्रम करने से रोक पाएंगे? ये तो लोकतंत्र है, यहाँ किसी को पार्टी और दल चलाने से कोई रोक सकता है। तो साथियों, विधानसभा वार मीटिंगों की डेट तय हुई है। 25 को कैंपियरगंज है, 26 को चौरी चौरा है, 27 को और 29 को बहराइच है, 1 मई को पनेरा है। तो ऐसे ही अभी हमारे परमहंस जी इसी बीच जैसे बरहर विधानसभा, सदर विधानसभा और रामपुर कारखाना विधानसभा, इन तीनों विधानसभाओं में विधानसभा की पूरी कमेटी, बूथ कमेटी और सेक्टर कमेटी, ये तीनों हमारी 1 महीना में कंप्लीट हुई। तो इस दिशा में गोरखपुर मंडल के लगभग सभी जिलों को काम करने की दिशा में बढ़ जाना है। एक हत्या हो गई थी, इसलिए कुशीनगर के हमारे जिलाध्यक्ष नहीं आ पाए, महराजगंज जिलाध्यक्ष हैं, गोरखपुर के भी आप लोग नहीं हैं। तो विधानसभा मीटिंगों में ये कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और ये है अभिजीत जी बनाए गए हैं, राज जी महराजगंज के जिलाध्यक्ष। तो गोरखपुर जिले की लगभग जितनी विधानसभाएं सीटें, उतनी विधानसभाओं का विधानसभा कमेटी, बूथ कमेटी और सेक्टर कमेटी हम लोग हाल में 2 महीने में कंप्लीट हो जाए, ताकि हम लोग सितंबर को जब बनारस में रैली कराएं तब उस रैली के समय हमारे पास पूर्वांचल के लगभग सभी जिलों की सभी विधानसभाओं पर हमारे कैंडिडेट कंप्लीट रहे, या इस विधानसभा से ये व्यक्ति हमारे पार्टी से चुनाव लड़ रहे। तो हम लोग उस चीज को आधार बना करके काम कर रहे हैं। और साथ ही में यह युद्ध है, राजनीति राजसत्ता का एक जंग है, युद्ध है, एक लड़ाई। और युद्ध को अगर हम युद्ध की तरह से नहीं देखेंगे तो निश्चित तौर पर हम युद्ध में हार खाएंगे। और आजादी से क्या 1192 ईस्वी से पृथ्वीराज चौहान की सत्ता जाने के बाद वहां से हार जो खाई है, अभी तक समाज तो युद्ध में शामिल ही नहीं। उसके बाद भाई अभी तक तो हमारे समाज की स्थिति है कि कोई दूसरा राजा बनने के लिए जंग लड़ रहा है और हमारे लोग पीछे खड़ा होकर तो उसका जिंदाबाद बोल रहे हैं, उसको वोट दे रहे हैं। अभी तक तो यही चल रही ना, अभी तक तो भाई सपा को वोट देकर के यादव को राजा बना रहे हैं, बसपा को वोट देकर के दलित को राजा बना रहे हैं, भाजपा को वोट देकर के स्वर्ण को राजा बना रहे हैं। अभी तक तो हमारे समाज की जंग दूसरे को राजा बनाने के लिए, दूसरे को सत्ता देने के लिए चली। अब शुरू हुई है अपनी सत्ता को कायम करने की। तो मैंने कहा कि युद्ध को हमेशा युद्ध की तरह लेना है। पार्टी का काम ही युद्ध की तैयारी है। जितनी मजबूत तैयारी होगी उतनी मजबूत युद्ध हम लोग लड़ेंगे, और जितने मजबूत सैनिक होंगे उतनी ज्यादा जीतने की हमारी प्रबल संभावनाएं होंगी। तो आने वाले 2027 की जंग में जनवादी पार्टी एक मजबूत जंग लड़ सके,
उसके लिए मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बनाना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो साथियों, चाहे अभी आप महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रमोद जी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत सारे आप हमारे प्रदेश काउंसिल के सदस्य हैं, कई विधानसभा अध्यक्ष हैं, महेश जी हैं और अनिल जी भी हैं, अभी बहुत सारी फ्रंटल संगठनें हमारी अभी बाकी है जो यहाँ की। गोरखपुर में तो अभी कई विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्ष तक हम अभी हमारा गठन नहीं हुआ है। लोग हमारे हैं, कार्यकर्ता हमारे हैं, लेकिन कमेटी का गठन नहीं हुआ है विधिवत रूप से। पिपराइच का नहीं है, बांसगांव का नहीं है, गोरखपुर सदर का नहीं है, ग्रामीण का नहीं है, सदरवा का नहीं है। तो इन सब कमेटी को हम लोगों को हर हाल में 1 महीने में गठन कर देना है। वही स्थिति हमें देवरिया की करनी है, कुशीनगर की करनी है और महराजगंज की करनी है। तो साथियों देखिए, श्रम कहते हैं कि तप चुप राज, राज चुप नर। तपस्वी से चूक जाए तो वो राजनेता बन सकता है, कर सकता है, राजा बन सकता है, लेकिन अगर वो राजनीति से भी चूक गया तो सीधे नरक में जाएगा। ये वेद वाक्य है, तप चुप राज, राज चुप नर। तपस्वी अगर तपस्या से चूकता है तो नेता, राजनेता बन सकता है, और अगर वो राजनीति से भी चूका तो सीधे वो नरक में जाएगा। तो हमारा समाज आज जो नारकी जी रहा है, तमाम सारी हत्याएं, बलात्कार, शोषण, दमन, जो जहां चाह रहा है हमारे समाज के नौजवानों को दबा दे रहा है, अपमानित कर दे रहा है, ये सारा दंश तो इसलिए झेला ना कि राजनीति में हम लोग कमजोर हैं, सियासत में हम लोग कमजोर हैं, इस समाज की सियासी जंग कमजोर है। तो ये जंग मजबूत हो सके 2027 में, और इतना आप जान लीजिए कि मेरा समाज नहीं समझ पा रहा है कि वो कितनी बड़ी ताकत है भारतीय प्रजातंत्र और कितना मजबूत उसका वोट बैंक है। लेकिन जो लोग इसके वोट बैंक पर राज कर रहे हैं उन्हें पता है कि ये कितने मजबूत है, इसलिए तो आपको सभा नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए तो आपको इकट्ठा होने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए तो आपको मीटिंग करने नहीं देना चाहते हैं। आज तक बताइए किस पार्टी के पीछे इस तरह का बात हुआ तो जिसको साधारण सी मीटिंग करने का परमिशन और प्रशासन लग जा रहा है, साधारण से कार्यकर्ता बैठक नहीं करने दे रहा है, रैली की तो बात ही छोड़िए। इसका मतलब कि बीजेपी को पता है कि आप बीजेपी की कितनी बड़ी ताकत है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता कि मेरा समाज जिस दिन अपने पार्टी और अपने दल के साथ खड़ा हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी गायब हो जाएगी, वो जमीन पर आ जाएगी, खड़ा होकर के चल नहीं पाएगी। और जो लोग आज सत्ता और सियासत में बैठे हैं उनकी ताकत हमारा समाज। तो साथियों, ये ताकत, ये मजबूती, आज वो लोग इसलिए बड़े दिख रहे हैं। आज भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, वो इसलिए आपके सामने बड़ी दिख रही है क्योंकि आप उनके सामने घुटने के बल खड़े। जिस दिन आप खुद खड़े हो जाएंगे अपने पैर पर तो क्या कोई आपसे बड़ा नजर आएगा? बिल्कुल, सब बराबर में आ जाएंगे और आप मजबूत भी हो जाएंगे क्योंकि सबको तो देख लिया है लोगों ने। भाई सपा की सत्ता को भी देखा है, बसपा की सरकार को भी देखा है और भाजपा की सरकार को भी हम झेल रहे हैं। तो हम ही थोड़े झेल रहे हैं, इस समाज का सब गुरुआ, गरीब गुरुआ समाज झेल रहा है। लेकिन जाए तो कहां जाए? कोई राजनीतिक विकल्प उसे मिलना चाहिए। तो राजनीतिक विकल्प देने की क्षमता भी हमारे समाज में ही है, जनवादी पार्टी में। और जिस दिन मेरा समाज जनवादी पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की सियासत को एक नया राजनीतिक विकल्प मिलेगा। समय लगता है, कष्ट जरूर होता है, लेकिन साथियों कि हमने हमेशा इस बात को कहा कि हम लोग कभी सीढ़ी की लड़ाई नहीं लड़ते, हम कभी समाज के कंधे पर बैठ करके ऊंचा नहीं दिखना चाहते, हम कभी समाज को सीढ़ी बनाने का प्रयास कभी नहीं किया, न मेरी कभी कोई नियत रही है, न जनवादियों की कभी सोच रही। हम पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीढ़ी की लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं जो दूसरे दल और पार्टियों में झंडा ढो रहे हैं और चाहते हैं कि दूसरा दल पार्टी हमको टिकट देकर के विधायक बना दे। ये उनकी लड़ाई सीढ़ी की है, उनकी लड़ाई समाज के कंधे पर बैठ करके ऊंचा दिखने की। हम लोग तो पीढ़ी और की लड़ाई लड़ रहे हैं
और ऐसी सीढ़ी बनाना चाहते हैं जिससे पूरा समाज ऊंचाई पर चला जाए। तो आने वाली हमारी नस्लें, आने वाली हमारी पीढ़ी साथियों सम्मान और स्वाभिमान से जी सके, इसके लिए जरूरी है कि हम लोगों के पास जनवादियों के हाथ में सत्ता हो। जनवादी तय करें कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बने, जनवादी तय करें कि सरकार कितने दिन चलेगी, कितने दिन नहीं चलेगी, और ये व्यवस्था तब आपके हाथ में आएगी जब आपका वोट आपके पार्टी के साथ खड़ा होगा। तो समाज का हर तबका, एक बार डॉक्टर साहब हम लोग किसी गांव में मीटिंग रखने गए, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अरे साहब समाज को सब दारू पी लेते हैं, मीटिंग नहीं होने दी। तो हमने कहा कि जो दारू पी लेता है वो ज्यादा समझता है, और हम कहा कि आप किसी व्यक्ति को दारू पिला लो और उस दारू पीने वाले आदमी से भी इस बात को पूछो कि भाई यादव का अपना छाप हो गया, चमार का अपना छाप हो गया, तो चौहानों का भी अपना छाप और अपनी पार्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो दारू पीने वाला आदमी भी बताएगा बेहोशी हालत में कि नहीं हमारे समाज की भी पार्टी होनी चाहिए। तो समाज में यह बात साबित करता है कि पार्टी के साथ खड़ा होने की संभावनाएं पूरी तरह से समाज की है, बस हम उनके बीच नहीं जा पा रहे, हम उनके बीच संगठन को नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, हम उनके बीच जाकर के संगठन को नहीं बना रहे हैं। और जो आगे होता है, जो सैनिक होता है, जो सेनापति होता है, जिम्मेदारी उसी की होती है कि सैनिक तैयार करें। तो आप सब लोग हमारे सेनापति हैं, पार्टी के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि समाज के हर तबके को इस तरह से। मैंने कहा कि जब आप बूथ अध्यक्षों का निर्धारण करिए तो ये मत देखिए कि इस सेक्टर में सिर्फ एक चौहान गांव है तो एक ही हमारा बूथ अध्यक्ष है, भाई और तो जातियों के गांव हैं, तो हमें हर जातियों में अपने अध्यक्ष बनाने की जरूरत है, बूथ अध्यक्ष। भाई हर गांव में यादव हैं, हर बताइए, लेकिन हर गांव हर बूथ अध्यक्ष तो समाजवादी पार्टी का है कि नहीं है? हर गांव में सवर्ण बिरादरी के लोग हैं, लेकिन हर बूथ पर उनका बूथ अध्यक्ष है कि नहीं है? तो हमें भी अपना बूथ अध्यक्ष बनाना है। हमने पार्टी चौहानवादी नहीं बनाया, हम लोगों ने पार्टी जनवादी बनाया है। और एक चीज आप लोग मेरी बात को बिल्कुल इस बात को गौर करें कि जिस समाज के अंदर और जिस समाज के नौजवानों में सारे समाज के नेतृत्व करने की क्षमता नहीं पैदा होगी, वो समाज कभी शासक नहीं हो सकता। और आपको और हमारा जो अभियान अभी पदाधिकारी बने, उसके बाद का प्रशिक्षण शिविर लगे। अभी तो अभी हम पदाधिकारी बना रहे हैं, उसके बाद 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगे, फिर 2 दिन क्लास चलेगा कि जनवाद क्या है, जनवादी दर्शन क्या है, जनवादी का इकोसिस्टम क्या है, जनवादी का एजुकेशन सिस्टम क्या है, जनवादी का एजुकेशन सिस्टम क्या है, जनवादी पार्टी का रिलीजियस सोच क्या है। जिस दिन ओबीसी का बच्चा, जिस चौहान का बच्चा, जिस दिन हमारे समाज का बच्चा, जिस दिन नोनिया बिन बेलदार कहार लोहार नाई का बच्चा ब्राह्मण के घर बैठ करके जनवादी के लिए वोट मांगने की क्षमता पैदा कर लेगा, वो दिन जनवादी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक। और ये ताकत मिलती है विचारों से, ये ताकत मिलती है सिद्धांतों से। साथियों, जनवादी पार्टी एक बड़े राजनीतिक दर्शन के आधार पर पार्टी बनी है। जैसे साम्यवाद है, समाजवाद है, वैसे जनवाद एक राजनीतिक आइडियोलॉजी है, एक राजनीतिक विचारधारा है। कम्युनिज्म और सोशलिज्म के बाद डेमोनिज्म इस देश की सबसे प्रासंगिक राजनीतिक विचारधारा है, और उस विचारधारा का नेतृत्व जनवादी और हमारे समाज के लोगों के हाथ में। और मैंने कल भी इस बात को कहा था कि जिस तरह से भारतीय राजनीति का यहूदीकरण चल रहा है, और जिस तरह से भारतीय राजनीति को पूरे यहूदीकरण करके इस देश के कुछ चंद लोग इस भारतीय प्रजातंत्र को कब्जा कर रहे हैं, ऐसे में जनवादी विचारधारा और जनवादी लोकतंत्र और जनवादी राष्ट्रवाद की जो हमारी परिकल्पना है, जो जनवादियों की परिकल्पना है, यही इस देश के गरीबों का मार्ग है और इस देश के सर्वहारा वर्ग की मुक्ति का रास्ता है। तो एक दिन सारा समाज जब इन फासीवादियों से, इन यहूदी सोच के लोगों से, इन जातिवादी लोगों से, सामंतवादी लोगों की सोच से जब
निकलना चाहेगा तो उसे जनवादी विचारधारा ही विकल्प मिलेगी और उसे जनवादी राष्ट्रवाद और जनवादी लोकतंत्र की तरफ ही बढ़ना पड़ेगा। वर्तमान में जो लोकतंत्र है, एक चीज आपको, ये हमारा प्रशिक्षण का विषय है, लेकिन उसमें एक चीज बस मैं मेंशन करना चाहूंगा कि भारतीय जो प्रजातंत्र है, भारतीय जो लोकतंत्र है, क्या यह लोकतंत्र के ढंग से काम कर रहा है? अगर भारतीय लोकतंत्र लोकतांत्रिक ढंग से और संवैधानिक ढंग से काम करता तो क्या हमें 12 अप्रैल को रैली कराने का मौका नहीं मिलता? आज का हमारे कार्यक्रम को कोई रद्द कर, आज का कार्यक्रम को जबरदस्ती पुलिस के दम पर रोक पाता? साथियों, इस देश को जरूरत है जनवादी लोकतंत्र की। इस देश को भाजपा के राष्ट्रवाद की नहीं, इस देश को समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सोच की जरूरत नहीं, इस देश के कांग्रेस के राष्ट्रीय विमर्श की जरूरत नहीं, इस देश को जनवादी राष्ट्रवाद की जरूरत है। अब वो सारी विषय हम लोग, जब आप लोग एक महीने में जब सारे बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और विधानसभा कमेटी, जिला कमेटियां जब बन जाएगी, तो जब जनवादी का 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगेगा, हम लोग जब प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं तो कम से कम 500 कार्यकर्ता जब हो जाते हैं मंडल में पदाधिकारी, तो 500 पदाधिकारियों के लिए खाने पीने, रहने की, सोने की व्यवस्था 2 दिन की बनाई जाती है और वही सुबह से लेकर के शाम तक जनवादी दर्शन और जनवादी विचारधारा। और जब हम सत्ता में आएंगे तो इस देश, समाज और इस अर्थव्यवस्था को कहां लेकर के जाएंगे, इस पर चर्चा होगी। और उस पर चर्चा के दौरान आप राजनीतिक रूप से इतने मजबूत और समझदार व्यक्तित्व होंगे कि आपको जनवादी के लिए हजारों दूसरी बिरादरी के विद्वान और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी बैठे होंगे, तो वहां आप जनवादी के लिए वोट मांग सकते हैं। वो आपकी तार्किक क्षमता और वो आपकी राजनीतिक समझ उतनी बन जाएगी। तो मैं बहुत ज्यादा न करते हैं साथ, आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिसको जो दायित्व मिला है, अब बहुत दिन तक चुनाव नहीं रहा, सीमित साधनों में बड़ा काम है और समाज को मानसिक रूप से इस स्थिति पर लाना है कि हमारी पार्टी चुनाव हारे चाहे जीते, हमारा वोट हमारी पार्टी को जाए। और जिस दिन ये समझ हम लोग अपने लोगों में पैदा कर लिए, तो 2029 में ये कह रहे हैं ना, अभी बिल लाए थे ना डिलिमिटेशन का, महिला आरक्षण, और ये महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही पास हो गया और उस महिला बिल के आरक्षण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, बिल पास हुआ था कि जब लोकसभा और विधानसभाओं की संख्या बढ़ेगी, नया परिसीमन होगा, उसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा। बीजेपी इसको इसलिए बिल को लाई कि डिलिमिटेशन न करके, मतलब अभी परिसीमन का काम रहने दीजिए, आज ही से उसको लागू करिए। और ये बिल आप कल्पना कर सकते हैं कि ये राजनीतिक यहूदीकरण को देखिए कि 11 सालों में कभी भाजपा की कोई बिल सदन में नहीं गिरी, तो महिला बिल क्यों गिर गई? वो इसलिए गिरी क्योंकि उस महिला बिल को गिराना ही भाजपा का मकसद था। इसीलिए महिला बिल लाई गई थी ताकि बंगाल की महिलाओं को ये बता सके कि ये सारे विपक्षी आपके खिलाफ और ये चुनाव मैनेजमेंट से जीत रहे हैं। जैसे बिहार में ये प्रचंड बहुमत पाए तो इन्होंने एक नैरेटिव शेयर किया ना कि हमने 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में भेजा, हमको हमारी पूर्ण बहुमत मिल गई और सबकी जमानत जब्त करा दिया। वैसे इस बिल को ला करके ये खेला तो दूसरा करेंगे, लेकिन समाज में परसेप्शन पैदा करेंगे कि विपक्षी महिला बिल को गिरा दिए, इसलिए बंगाल की कोई महिला विपक्षियों को वोट नहीं दिया, इसलिए हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार हुई, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बस वो चुनावी जो उनका मैनेजमेंट, आज आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि हमने जिस चुनाव चिन्ह की बटन दबाई है, हमारा वोट जिसको देना चाहे उसी को मिला है, ये आप गारंटी के साथ नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें हैं इस राजनीतिक यहूदीकरण के दौर में कि हमारे नौजवानों को समझने की जरूरत है, हमारे नौजवानों को राजनीति पर परिचर्चा और संवाद करने की। हमारा नौजवान 10 को बैठेगा तो तमाम दुनिया तक की तरफ फालतू बातें करेगा। जिस दिन मेरा नौजवान 10 बैठे उस दिन वो राजनीति की बात करने लगे, सियासत की बात करने लगे, तो जलवादी खड़ा होने में कमेंट देने लगे। तो हमें यही माहौल पैदा करना है। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। अभी सारे लोगों का नियुक्ति पत्र बन रहा है,
सारे लोग अपने अपने नियुक्ति पत्र लेकर के जाएंगे। आज के कार्यक्रम में माननीय जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी रहे, आप रामजन बेलदार भी हैं, जो कभी बेलदार महासंघ के आप अध्यक्ष हुआ करते थे राष्ट्रीय। आप हमारे मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रजू चौहान भी हैं, बहुत बड़े मेंटर हैं और शिक्षक के तौर पर आप शिक्षण शिविर लगेगा तो आप उनको सुनिएगा। हमारे जिला अध्यक्ष देवरिया परमहंस चौहान भी हैं और इतने बड़े लंबे हैं, मुझे लगता है कि इतना लंबा जनवादी का संगठन जो मैदान वहाँ पर लंबाई चौड़ाई और संगठन दोनों बराबर रहेंगे। सर जी, आपने सच्ची से सलेमपुर से एक अपडेट लेकर आए हैं। हाँ, वो हमारे अच्छा, ठीक है, तैयारी करवाइए और विधानसभा की कमेटी पूरी गठित करके उसी सलेमपुर से ठीक करिए। तो मैं और ज़्यादा न कहते हुए अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। और साथियों, विधानसभा की कमेटी का जो हम लोगों ने टारगेट रखा है, वो टारगेट गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया और कुशीनगर, ये 1 महीने में कंप्लीट आप लोग करिए, ताकि आगे प्रशिक्षण शिविर लगा करके हमारे साथियों के वैचारिक राजनीतिक ज्ञान को इतना मजबूत कर दिया जाए कि फिर कोई सपा और भाजपा और बसपा का कार्यकर्ता जनवादियों के सामने जनवादी और राजनीति पर बहस करने की स्थिति में न रहे। और हमारा एक एक नौजवान चौहान समाज का एक बेटा खड़ा हो, और चाहे वो ब्राह्मण बस्ती में, और कहे भी जनवादियों को वोट दो, और क्यों वोट दोगे हमसे बात करो, क्यों जनवादी को वोट मिलना चाहिए ये हमसे तुम राजनीतिक चर्चा करो। भाजपा को छोड़ करके जनवादी को क्यों वोट दोगे, समाजवादी पार्टी को छोड़ करके क्यों जनवादी को वोट देना जरूरी है। देश हित के समाज हित में एक मेरे समाज का हर नौजवान, हर जात और कौम के गांव में खड़ा होकर के जनवादी के लिए वोट मांग। मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बाड़ी को विराम दूंगा और धन्यवाद दूंगा। और गोरखपुर वालों का ये सौभाग्य है कि जब पालने में ही संघर्ष इतना मजबूत होता है, वो नौजवान आगे चल कर के उतना ही मजबूत क्रांतिकारी व्यक्ति बनता है। तो इस गोरखपुर मंडल में जनवादी निश्चित तौर पर 2027 की सफलता अर्जित करेगी, इसे कोई रोक। और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां हमारा बेलदार चौहान और हमारा दुनिया चौहान दोनों लोग, हम लोग इकट्ठा हो जाएं तो थोड़ा सा दूसरा वोट मिल जाए तो जनवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बाड़ी को विराम दूंगा और मैं चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है सदस्यता अभियान वाला, इसको जारी रखा जाए। बीच में हम लोग आपका टाइम लिए। धन्यवाद। जय जवान।